हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। अब जैसे नेम बता रहा है, हमने गुड्स बेचे और कस्टमर को ऑप्शन दिया वो गुड्स को या तो अप्रूव करे या रिटर्न कर दे। बच्चों, एज फार एज अकाउंटिंग पार्ट इज कंसर्न, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिक क्या आना चाहिए? एक तो सेल और परचेज की एंट्री आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रिलेशन आना चाहिए। जिसको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रिलेशन नहीं आइडिया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख ले। मैंने एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने सारा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट बता रखा है। और स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आनी चाहिए, ऐसा समझ लो। खैर, ये मैं क्वेश्चंस में आगे वन बाय वन समझाऊंगा, बट चैप्टर सिंपल है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है इस चैप्टर से एग्जाम में। लास्ट चैप्टर हमने किया था एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, वो मैं अज्यूम करता हूं लगभग सारे बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा। वो चैप्टर होने के बाद जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न, छोटा चैप्टर है। हम लोग आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न का बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं ऑनलाइन सेल। तुम लोगों ने काफी बार अमेजन, फ्लिपकार्ट पे तुम लोग सामान परचेज करते हो और तुमको पता है ना, वो ऑप्शन देते हैं गुड्स को रिटर्न करने का, कि आपने गुड्स रखा, आप एक बार देख लो, नहीं जमे तो कैन अगेन गुड्स, यू कैन रिटर्न द गुड्स, बट उसमें स्पॉइल नहीं करना है आपको गुड्स को। अज्यूम करो देयर आर 2 सेलर इन द मार्केट, मार्केट ए और मिस्टर बी, ये 2 सेलर हैं। अगर ये बंदा कस्टमर को ऑप्शन देता है कि आप मेरे यहां पे आओ, सामान लेके जाओ, लेके जाके ट्राई करो, अच्छा लगे तो रखना वरना दोबारा लौटा देना, और बी ने अपने शॉप पे बोर्ड लगा दिया कि बिका हुआ माल वापस लिया नहीं जाएगा, मैंने एक बार बेच दिया वापस नहीं लूंगा, तो बताओ किसकी सेल ज्यादा होगी? तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर ए की सेल ज्यादा होगी। तो आज के ट्रेंड में, आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है सेल को बढ़ाने का, कि अगर हमको हमारी सेल को बढ़ाना है तो 2 चीजें, या तो आप क्रेडिट बढ़ाओ या लोगों को एक ऑप्शन दे दो कि आप गुड्स को रखो और अप्रूवल या रिटर्न सिस्टम पे कर दो। नॉर्मली ध्यान रखना, ये जो ट्रांजैक्शन है वो देखे जाते हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, ज्यादातर इनके बीच में चलते हैं। खैर ऑनलाइन में तो ऑलरेडी अगेन रिटेलर और सेलर के बीच में चालू हो गए ट्रांजैक्शन। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का मतलब हुआ कि हमने गुड्स को बेचा, सामने वाले को ऑप्शन दिया, या तो वो गुड्स को रखे, नहीं समझ आया तो दोबारा रिटर्न कर दे। अब कैसे अकाउंटिंग होता है, क्या कंसेप्ट है, देखो हम लोग पूरा ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब बच्चों, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल की जो अकाउंटिंग है ना, वो 3 अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है। मान लो 3 बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी और बिजनेस सी। बिजनेस ए का सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है, फ्यू, कभी कभार बिजनेस ए सेल करता है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे। मान लो 100 सेल करता है तो 10 सेल करता है फ्यू सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। बिजनेस बी है जिसके ट्रांजैक्शन लार्ज हैं, लार्ज मतलब मान लो दिन की अगर 100 सेल करता है तो लगभग 60 सेल करता है सेल ऑन अप्रूवल पे, कि 60 लोगों को सामान बेचा अप्रूवल बेसिस पे। और बिजनेस सी है जिसके ट्रांजैक्शन वेरी लार्ज है, वो 100 में से 100 की सेल ही अप्रूवल पे ही करता है, वो कि आप लेके जाओ, जब जमेगा तब रखना वरना मत रखना। तो इन तीनों बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग अलग अलग की जाएगी। पहला केस हम लोग सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है जिसका एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहने का चांस है। इन दोनों के नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, बट फिर भी मैं समझा दूंगा आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल के अंदर ध्यान रखना, 3 तरह के बिजनेस हमको मिलेंगे। एक तो वो जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत फ्यू हैं, 100 सेल करी दिन की तो 10 सेल ही अप्रूवल पे करी। 10 ये कोई क्राइटेरिया नहीं, 10 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। तुम ऐसा मत समझना 100 के अंदर 10 कोई क्राइटेरिया हो गया, मतलब बहुत कम होती है सेल ऑन अप्रूवल। एक ऐसा बिजनेस है जहां पे वॉल्यूम लार्ज है और एक बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस सेल करता है कैजुअली, कैजुअली मतलब कभी कभार। एक हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब रेगुलर बेसिस पे। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरसली, मतलब सारी की सारी सेल ही अप्रूवल पे होती है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में ध्यान रखना 3 केसेस हैं। एक तो वो बिजनेस जो कैजुअली सेल करता है, कैजुअली मतलब कभी कभी। एक होता है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलर। और एक होता है न्यूमरसली, न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। तो पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला पार्ट की अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, और
ये डिस्कस करेंगे कि सेल डेफिनेशन होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सेल। ठीक है, तो पहले इसकी नोटिंग कर लो आप। हेडिंग लगाओ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब बिजनेस कैजुअली सेल कर रहा है मतलब बहुत फ्यू ट्रांजेक्शन है, फ्रीक्वेंटली मतलब लार्ज ट्रांजेक्शन है, और न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना। इन सबके पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। और ध्यान रखना, सेल का डेफिनेशन, जो सेल है ना, सेल का डेफिनेशन इज गिवन इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तुम्हारे जब तुम लॉ पढ़ोगे सीए फाउंडेशन का, वहां पर तुमको एक्ट मिलेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल का डेफिनेशन गिवन है, वो सेल का डेफिनेशन हम लोग पहले इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और फिर सेल का डेफिनेशन पढ़ने के बाद इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोटिंग कर लो, फिर हम लोग सेल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले हम लोग सेल का डेफिनेशन सीख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सेल का डेफिनेशन कौन से एक्ट के अंदर गिवन है, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है ना। अब कोई भी कमोडिटी सेल कब मानी जाती है, तो ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो तुमने अमेजन से कोई सामान मंगवाया, अज्यूम करो आपने अमेजन से कोई बुक का सेट मंगवाया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अमेजन कब मानेगा उसकी सेल हो गई है। तो पहला तो कंडीशन आपको ऑप्शन दिया था कि आपको चाहो तो 7 दिन बाद रिटर्न कर दो आप। तो पहला तो केस ये होगा जब आप अपना अप्रूवल दे दो कि नहीं मेरे को गुड्स समझ में आ गया है, या एक्सेप्टेंस दे दो सेलर को कि नहीं मेरे को गुड्स समझ आ गया और मैं गुड्स रख रहा हूं। पहला केस तो क्या होगा, आपने अमेजन से मान लो एक बुक का सेट मंगवाया। एक कंडीशन तो ये हुई कि आपने उसको अप्रूवल दे दिया कि नहीं, मैंने गुड्स को अप्रूवल नॉर्मली देते नहीं है, बट आप अज्यूम करो आप सेलर को जानते हो और आपने अप्रूवल दे दिया है कि एक्सेप्टेंस दिया, नहीं मेरे को गुड्स समझ में आ गया और मैं गुड्स रख रहा हूं, तो सेल मान लिया जाएगा। ये एक्ट के हिसाब से, मतलब एज पर लॉ, कानून क्या बोलता है सेल कब मानेंगे, कि या तो आप अपना अप्रूवल दे दो या एक्सेप्टेंस दे दो सेलर को, या फिर आप कुछ ऐसा काम करो, ऐसा कोई एक्ट करो कि आपने उन गुड्स को अडॉप्ट कर लिया है। आपने बुक मंगवाई, आपने अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन मान लो बुक के ऊपर आपने अपना नाम लिख लिया, तो इंप्लाइड है आप वो सेल हो चुका है। आपने ऐसा कोई एक्ट किया, एक्ट मतलब आपने ऐसा कोई काम किया जिससे लग रहा है कि वो आपने ट्रांजैक्शन खत्म करके अडॉप्ट कर लिया है, आपने बुक के ऊपर अपना नाम लिख लिया, तो वो सेल मान लिया जाएगा। और तीसरा केस क्या होता है, अच्छा बताओ अमेजन से तुमने सामान मंगवाया, ये भी नहीं करा ये भी नहीं करा, तो कंडीशन क्या होती है, आपको गुड्स 7 दिन के अंदर रिटर्न करना है। मान लो 7 दिन बीत गए और आपने कुछ भी नहीं करा, तो इंप्लाइड है क्या हो चुका है, वो सेल हो चुका है। मान लो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, अमेजन मान लो टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं करे, 7 दिन के अंदर करना है, तो भी रीजनेबल टाइम तो होगा ना, 7 नहीं 10 दिन के अंदर तो तुम बताओगे ना सामने वाले को। तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो वो टाइम एक्सपायर हो गया और आपने गुड्स को रखा हुआ है, तो भी सेल मान लिया जाएगा। या फिर अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो हम बोलते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम लॉ में डिफाइंड नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है 7 या 10 दिन। आप कोई गुड्स लेके गए, ऐसा थोड़ी 2 साल बाद आके बोलोगे भैया मेरे को समझ में नहीं आया। तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये ध्यान रखना, सेल कब होता है, जब आप खुद अपना अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दे दो तो सेल हो जाएगा। आप ऐसा कोई एक्ट करो जिससे लग रहा है कि गुड्स आपने अडॉप्ट कर लिया, बुक के ऊपर आपने नाम लिख लिया, बुक को फाड़ दिया, तो इंप्लाइड है आपने वो गुड्स रख लिया। या फिर आपको जो टाइम लिमिट दे रखी है उस टाइम लिमिट के एक्सपायरी होने पर, और टाइम लिमिट नहीं दे रखी है तो रीजनेबल टाइम के एक्सपायरी होने पर सेल मान लिया जाएगा। यह डेफिनेशन है सेल की अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो पहले ये डेफिनेशन लिख लो, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स विल टेक प्लेस व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब कोई भी एक कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी। When it signifies approval or acceptance to the seller, जब आपने अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दे दोगे सेलर को तो सेल मान लिया जाएगा। When it does some act of adopting the transaction, या कुछ ऐसा काम करो जिससे लग रहा है कि आपने गुड्स को रख लिया है तो सेल मान लिया जाएगा, मतलब बुक के ऊपर नाम लिख दिया। या does not signifies approval or acceptance, सिग्निफाई करता ही नहीं अप्रूवल एक्सेप्टेंस, बट रिटेन गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, गुड्स को रिटेन करता है और ये भी नहीं बोलता है मेरे को नहीं रखना है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम,
और ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, दिस इज गिवन इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आप जब लॉ पढ़ोगे तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन आपको मिलेगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? तो जब वो अप्रूवल दे रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है गुड्स को अडॉप्ट करने का, या फिर अप्रूवल या एक्सेप्टेंस तो नहीं दे रहा है बट गुड को रिटेन करता है विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम और ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, तो गुड्स को सेल मान लिया जाएगा। बोलो समझ में आया? फटाफट नोटिंग कर लो इसका। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या, कि व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल। और जब हमने अप्रूवल पे बेचा तो फर्स्ट केस जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब ट्रांजेक्शन बहुत फ्यू है, फ्यू मतलब बहुत कैजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं समझा देता हूं, आप समझना फिर नोटिंग करेंगे। हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जब गुड्स हमने सेल किए, और वो बिजनेस है जो सेल ऑन अप्रूवल पे बहुत फ्यू करता है सेल, कभी कभार अप्रूवल पे सेल करता है। अज्यूम करो मिस्टर ए का एक बिजनेस है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। मिस्टर ए की एक फर्म है एबीसी कंपनी के नाम से जिसमें वो गुड्स बेचता है, और वो गुड्स ऑन अप्रूवल बहुत फ्यू ट्रांजैक्शन करता है। अब मेरी बात समझना, मिस्टर ए ने मान लो मिस्टर एक्स को सामान बेचा और अप्रूवल पे बेचा, और मिस्टर ए इस बिजनेस कैटेगरी में फॉल करता है, और मान लो गुड्स को बेचा था, जो सेल प्राइस थी वो थी 50,000 और जो कॉस्ट थी मान लो गुड्स की वो थी 30,000। मतलब मिस्टर ए को घर में पड़ा था 30,000 का, जिसको मिस्टर ए ने एक्स को बेचा कितने पे था? 50,000 पे बेचा था। और मिस्टर ए का बिजनेस उस कैटेगरी में फॉल करता है जब ट्रांजैक्शन बहुत फ्यू होते हैं। अब मिस्टर ए ने जब एक्स को सामान बेचा तो अकाउंटिंग कैसे करना है? तो सेल ऑन अप्रूवल का चैप्टर क्या बताता है, अगर बिजनेस ऐसा है जिसके ट्रांजैक्शन बहुत फ्यू हैं, तो मिस्टर ए ने जैसे ही एक्स को सामान बेचा, आप उसको क्या बुक कर दो? आप उसको सेल बुक कर दो। आप उसको क्या बुक कर दो? आप उसको सेल बुक कर दो। और सेल कितने रुपए से बुक कर लो? बुक सेल विद ₹50,000। अब मिस्टर ए ने एक्स को सामान बेचा, मिस्टर ए एंट्री कैसे करेगा? एक्स टू सेल, और एंट्री कर देगा 50,000 रुपए से। मतलब अगर बिजनेस इस कैटेगरी में फॉल करता है जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत फ्यू है, और मान लो इस सेल की डेट भी लिख देता हूं मैं 26 मार्च, इस सेल की डेट लिख देता हूं मैं 26 मार्च, और ईयर एंड होता है 31 मार्च को, और मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को बोला है आप 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को बता देना सामान रखोगे कि नहीं रखोगे। मिस्टर ए ने एक्स को बोला है 7 दिन के अंदर मेरे को बता देना सामान रखोगे कि नहीं रखोगे। तो जिस दिन मिस्टर एक्स 26 मार्च को सामान बेचेगा, उस दिन एंट्री कर देगा एक्स टू सेल, और कितने रुपए से एंट्री कर देगा? 50,000 से एंट्री कर देगा। आई बात समझ में है? तो अब अज्यूम करो एक्स क्या करता है, 28 मार्च को ए को बोलता है नहीं मेरे को गुड्स समझ आ गए एंड आई एम रेडी टू कीप द गुड्स। मैंने सेल का डेफिनेशन बताया था ना, जब सेलर अप्रूवल देता है तो भी सेल मान लिया जाएगा, या वो कुछ ऐसा काम कर दे इन गुड्स को खराब कर दे तो भी सेल मान लिया जाएगा, या फिर ये 7 दिन का टाइम खत्म हो जाए तो भी सेल मान लिया जाएगा। 28 मार्च को एक्स इसको फोन करके ये बोलता है कि मेरे को गुड्स समझ आ गए, मैं गुड्स रख रहा हूं। तो बताओ ए को कोई और एंट्री करनी है क्या? वो तो सेल ऑलरेडी बुक कर चुका था। ऐसे बिजनेस जिनके ट्रांजैक्शन बहुत फ्यू होते हैं, वहां पर ध्यान रखना, जैसे ही गुड्स बेचोगे आप उसको सेल मान लोगे। तो अगर मिस्टर एक्स ने अप्रूवल 28 मार्च को दी तो उसकी वापस कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आप 26 मार्च को ऑलरेडी सेल मान चुके हो। आई बात समझ में? अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, मिस्टर ए ने एक्स को ऐसा बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से, मिस्टर ए ने एक्स को ऐसा बोला कि आप अगर मेरे को 28 मार्च तक बता दोगे तो 50,000 में ही सेल हो जाएगी, और 28 मार्च बाद आप मेरे को बताते हो कि मेरे को रखना है गुड्स, तो मैं 50,000 की बजाय आपसे 55,000 रुपए चार्ज करूंगा। यह एग्रीमेंट हो गया। अब आप बोल सकते हो ऐसा एग्रीमेंट होता है क्या? मान लो ऐसा एग्रीमेंट हो गया कि मिस्टर ए ने ऐसा बोला एक्स को कि आप अगर 28 मार्च तक मेरे को बता दोगे या 28 मार्च तक रख लोगे तो 50,000 ही होगा।
28 मार्च के बाद अगर आप मेरे को बताओगे कि गुड्स रखना है तो मैं 55,000 चार्ज करूंगा। तो अगर ऐसा केस है, मान लो उस केस में एक्स मान लो 30 मार्च को अपना माइंड मेकअप करता है, नहीं मेरे को गुड्स रखना है, एक्स 30 मार्च को अपना माइंड मेकअप करता है, मेरे को गुड्स रखना है, तो ओरिजिनल एग्रीमेंट में क्या बोला था, अब कितने रुपए लेगा एक्स, 55,000, ए कितने लेगा 55, तो सेल को 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे हम लोग, सिंपल, एक्स टू सेल 5,000 कर देंगे। और मान लो ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि अगर मिस्टर एक्स 28 मार्च के पहले बता देगा तो हो सकता है 50 की चल उसको 48 में कर दे, बोलता है मैं 48 में कर दूंगा अगर आप एक दिन में अप्रूवल दे दोगे, तो उस केस में रिवर्स करना पड़ेगा, फिर 2,000 सेल कम करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ऐसा बोला कि कभी में हो सकता है आप इस डेट तक बताओगे तो 50 ही रहेगा, इसके बाद आपने बताया तो 55,000 रुपए में आपको 5,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो उस केस में 5,000 बढ़ा देंगे। और मान लो उसने 28 मार्च के पहले ही बताया तो ए ने कंडीशन दी थी कि फिर 48 में बुक कर लूंगा मैं, तो 2,000 रिवर्स कर देंगे। ये क्वेश्चन आएगा तब तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, ये 2-3 सिचुएशन समझ आ गई। अब सिचुएशन ऐसी है, अज्यूम करो कि ये एक्स ने ए को 31 मार्च तक कुछ भी नहीं बताया, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और 31 मार्च तक एक्स ने कुछ भी कन्वे नहीं किया, और अभी ये 7 दिन भी खत्म होने बाकी हैं, क्यों 26 मार्च से आप पकड़ोगे तो मोटा मोटा 2 अप्रैल को 7 डेज खत्म होंगे, 5 और 7 2 7। तो आप एक बात बताओ, अगर 31 मार्च तक एक्स ने कुछ भी कन्वे नहीं किया ए को और अभी भी टाइम खत्म होना बाकी है, तो 31 मार्च को ए को तो अपने अकाउंटिंग ईयर फाइनल करना पड़ेगा, और क्योंकि ए को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाइनल करने हैं तो इसको वो अभी तो सेल मान ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका प्रॉफिट कैसे बुक करेगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल। मान लो 2 तारीख को मना कर दे मैं तो नहीं रखता, तो आप अननेसेसरी गलत प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना। मेरी बात फिर सुनना, अगर 7 केस में बता रहा हूं, एक्स ने मान लो एक, अब ये सब भूल जाओ, एक्स ने ए को 7 दिन का, ए ने एक्स को 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन का टाइम खत्म होता है 2 अप्रैल को, 31 मार्च तक एक्स ने कुछ भी नहीं बोला और ए उसको ऑलरेडी 26 मार्च को सेल बुक कर चुका है। अब सेल बुक किया तो अल्टीमेट इसका 20,000 प्रॉफिट भी आएगा, तो प्रॉफिट बुक्स में जाएगा। अब मान लो अगर इसको सेल वो मान के प्रॉफिट बुक कर ले और 2 अप्रैल को एक्स मना कर दे, तो गलत प्रॉफिट बुक कर लिया ना उसने। तो यहां पर ध्यान रखना ये पॉइंट कि अगर इसने नहीं बताया और टाइम भी खत्म होना बाकी है, तो ध्यान रखना ए को क्या करना पड़ेगा, इस सेल की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा अगर ईयर एंड हो रहा है तो, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए। तो ए को अगर ईयर एंड हो गया और टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर और उसने अप्रूवल भी नहीं दिया, तो उस केस में ध्यान रखना पहले तो इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, ओरिजिनल सेल कैंसिल करना पड़ेगा, और ये जो स्टॉक है ये ए की बुक्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि सेल कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक किसको बिलोंग करेगा, ए को। तो सेल कैंसिल करोगे तो स्टॉक को दोबारा बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू। लेकिन यहां क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ वर्ड क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर। और कितने पे स्टॉक लाना पड़ेगा, 30,000 पे, क्योंकि स्टॉक का प्रिंसिपल फंडा तुमको ध्यान है ना, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो अगर ऐसा केस है जब सेलर ने बताया नहीं है और टाइम इज येट टू एक्सपायर, तो ओरिजिनल सेल एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा और स्टॉक को दोबारा बुक्स में लाना पड़ेगा विद द कॉस्ट प्राइस, नॉट विद द सेल प्राइस। आई बात समझ में? एक बार पहले नोटिंग कर लेते हैं, पहले उसकी एंट्रीज नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फटाफट एंट्री नोट कर लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स कैजुअली। स्टार्टिंग में ओरिजिनल सेल को, ट्रांजेक्शन को क्या ट्रीट करना है, ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज सेल, ट्रांजेक्शन को सेल मान लो। अगर गुड्स एक्सेप्ट हो गए या कोई इंटीमेशन नहीं रिसीव हुआ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, या तो एक्सेप्ट हो गए या कोई इंटीमेशन नहीं मिला, तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप सेल बुक कर चुके हो। आई बात समझ में? ये 2 पॉइंट तो क्लियर है। अगर गुड्स को रिटर्न कर दिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अगर उसने नहीं समझा बोले वापस ले जाओ, तो सेल रिटर्न की एंट्री कर लो, तो पास रिवर्स एंट्री फॉर सेल, नॉर्मल सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी, सेल रिटर्न्स आ गए। और गुड्स लाइंग विद द कस्टमर एंड स्पेसिफाइड टाइम इज येट टू एक्सपायर, टाइम अभी तक खत्म होना बाकी है,
तो कैंसल द एंट्री फॉर सेल, सेल की एंट्री कैंसिल करो और टेक गुड्स अगेन टू स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, गुड्स को स्टॉक में लेके जाओ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। यहां पे ध्यान रखना तुमको सेल प्राइस से कॉस्ट निकालना आना चाहिए। मैंने वीडियो इसका कैलकुलेशन, सेल प्राइस और कॉस्ट का पूरा कंसेप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो गिवन है, उसके लिंक पे जाके देख लेना। वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेलिंग प्राइस का, ठीक है ना। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखी है मैंने। आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं ऐसे मटेरियल के, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।